नमस्ते। आज की इस वीडियो में बिहार बोर्ड 2025 का मॉडल पेपर साइंस का कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। जैसा आपको यहाँ पे पेपर देखने को मिल रहा है एग्जैक्टली सिमिलर प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। अगर ध्यान से इसको करोगे तो बोर्ड में बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, ये सब आपके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हो। ठीक है, अपन सीधा क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, पार्ट 1 जो कि ऑब्जेक्टिव है उसके ऊपर। ठीक है ना, यहाँ पे देखो 40 इंटू 1 यानी कि 40 मार्क्स के आपके पार्ट 1 है। टोटल 80 क्वेश्चन है, आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, किसी प्रकाश स्रोत में रुकावट रख देने पर क्या बनता है? तो वहाँ पे छाया बनता है, सही बात है। उपछाया बनता है, सही बात है। दोनों बनता है। छाया मतलब समझ रहे हो ना, उपछाया का मतलब है छाया के चारों तरफ जो बॉर्डर बनता है वो बोलते हैं उसको। ठीक है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, अनंत होती है। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? उत्तल लेंस की क्षमता का फुल फॉर्म क्या होता है पता है? 1/f। क्या होता है? 1/f। ठीक है ना, तो 1/1 क्या होगा? एक ही होगा ना। निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? अपसारी मतलब क्या? फैलाने वाली। तो आपका कौन सा लेंस है वो? अवतल लेंस। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी। प्रकाश की किरण को एक जगह वो अभिसरित कर देता है। प्रकाश की जाल विभिन्न माध्यमों में होता है, भिन्न भिन्न होता है। हवा में, पानी में, शीशे में अलग होता है। आपने अपवर्तनांक पढ़ा होगा, हीरा में, हीरा का अपवर्तनांक भी यहाँ पे दिया हुआ है। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा ही मात्रक होता है। आवर्धन एक अनुपात होता है किसका? इमेज का अपॉन ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो वो मात्रक विहीन होता है। जो भी अनुपात की बात जहां भी हो ना, वो मात्रक विहीन होता है, उसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। 7वें क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है? भाई हीरा का है। कितना? 2.42। एक अभिसारी लेंस बनाता है। अभिसारी लेंस मैंने क्या? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस दोनों प्रकार की इमेज बनाती है, आभासी और वास्तविक। आभासी कब बनाती है? जब फोकस दूरी के अंदर रहता है। ठीक है, तो सी नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट है। आकाश का रंग नीला होना किस परिघटना का परिणाम है? तो है वो प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण क्या है? लाल, नीला, हरा, इनमें से सभी। RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू। आगे आ जाओ। बृहद संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो आपकी वो रेटिना के अंदर पाई जाती है ज्यादा संख्या में। प्रकाश सुग्राही मतलब क्या? प्रकाश को देख के ना वो जगेगा सोएगा, जगेगा सोएगा। प्रकाश दोगे जग जाएगा, प्रकाश जाएगा सो जाएगा। ठीक है, दूर दृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का यूज किया जाता है? ट्रिक बताता हूँ। दूर 2 अक्षर का है, दूर करने के लिए 3 अक्षर का इस्तेमाल किया जाता है। 3 अक्षर का क्या है? उत्तल। उत्तल। कौन सा लेंस होगा? उत्तल। अगर वहां था निकट, नी को टो, 3 अक्षर, दूर करने के लिए 4 अक्षर, उसके लिए अवतल लेंस होता है। ठीक है, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व कितना है? मतलब वो देखो, हमारा नेत्र के सामने से अगर 1 सेकंड के अंदर 16 इमेज अगर पास कर जाए ना, तो हमें लगेगा एक वीडियो चल रहा है। ठीक है, तो उसका क्या होगा? 1/16। 1/16 अस्थायित्व होता है। निम्नलिखित में वॉट का मात्रक क्या है? वॉट क्या होता है? ऊर्जा बट्टा समय। ऊर्जा का जूल, समय का टाइम, तो जूल बट्टा टाइम, समय। ठीक है, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है आपके 1 यूनिट के। ठीक है, कितने के बराबर होता है? 1 यूनिट के बराबर होता है। विद्युत शक्ति यानी इलेक्ट्रिक पावर का ऐसा मात्रक क्या होता है? वॉट ही होता है ना। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, देखो 1 किलो माने 1 × 1000। 1 किलोवाट माने 1000 वाट। घंटा को सेकंड में बदलो, गुना 3600। ठीक है, तो क्या होगा? 3.6 इंटू 10⁻6 होगा। आप करके देख लेना। 1000 × 60 × 60। राइट हैंड थंब रूल, दाएं हाथ के नियम किसने दिया था? भाई फ्लेमिंग ने दिया था, है ना। ऐसा वाला दिया था ना फ्लेमिंग ने। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर काम करता है? तो आपके वो उष्मीय सिद्धांत पे काम करता है। थोड़ा गर्म हो जाएगा ना माहौल अगर, तो गिरा देता है, अपने आप को गिरा लेता है और शॉर्ट सर्किट से बचाता है। ठीक है, 1 मिली एम्पियर बराबर है 10⁻³ यहाँ पे अगर मेगा रहता तो 10⁻⁻6। नैनो रहता, टाटा नैनो, तो 10⁻⁻9। ठीक है, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को जोड़ा जाना चाहिए श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में क्या होता है? जुड़ता है। पार्श्व क्रम में क्या? भाग भी लगता है उससे। ठीक है, वो 1/, होता है। 22 नंबर देखना, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो वो नाइक्रोम का। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? आपका कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि आपके माहौल को गर्म कर देता है ना।
इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन है? जीवाश्म ईंधन का मतलब क्या? जीवों के अवशेष से बना हुआ चीज, यानी कि जब जीव मर जाता है, अंदर जाता है ना मिट्टी के अंदर, तो उससे जो बनने वाली चीजें होती है वो तीनों होता है, पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस, उपर्युक्त सभी। 25 नंबर, सूर्य और अन्य तारे द्वारा उत्सर्जित विशाल ऊर्जा का स्रोत है, वो है नाभिकीय संलयन। टिहरी बांध का निर्माण किस उद्देश्य के लिए किया गया था? खेत की पटाई के लिए, बिजली के लिए, जल आपूर्ति के लिए। इनमें से सभी के लिए टिहरी बांध परियोजना का शुरुआत किया गया था देहरादून के अंदर। खिलौने में किस सेल का उपयोग किया जाता है? खिलौने के अंदर आपके सूखा सेल का यूज किया जाता है। मतलब क्या कहते हैं ना, पियो फेंको, उसी प्रकार से सूखा सेल आपका पियो फेंको होता है, एक बार यूज करो, खराब उसका टाइम गया, फेंक दो उसको, ठीक है। जल में विद्युत अपघटन में कैथोड में कौन सा गैस विमुक्त होता है? तो हमेशा याद रखना हाइड्रोजन गैस। एनोड पर ऑक्सीजन गैस विमुक्त होता है, ठीक है। यहाँ पे इस अभिक्रिया को ध्यान देना, ये अभिक्रिया आपका क्या कहता है? देखो ZnO प्लस कार्बन से जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड बना है, तो ZnO के पास ऑक्सीजन है, इसकी है, और इसकी चली गई यहाँ पे, तो क्या हुआ? अगर ऑक्सीजन चली गई तो उसका क्या होता है? अपचयन होता है। तो ZnO का अपचयन हो रहा है, कार्बन को ऑक्सीजन मिल गया, कार्बन का उपचयन हो रहा है। अपना आंसर यही सही होगा, बाकी सब आंसर गलत है, आप चेक कर लेना। जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सा गैस बनता है? H2 गैस बनता है, ठीक है। जस्ता का क्या होता है? Zn, हाइड्रोक्लोरिक का HCl, तो ZnCl बन जाएगा प्लस H2 गैस उड़ जाएगा कि हम परिंदे उड़ने दो हमको। निम्नांकित में कौन गैस चूना जल को दूधिया बना देता है? आपका है कार्बन डाइऑक्साइड, चूना जल को दूधिया, दूध जैसा बना देता है। निम्नांकित में से कौन बुझा हुआ चूना का उदाहरण है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दंत मंजन में प्रायः क्या होता है? दंत मंजन में क्षार होता है, जो कि आपके मुंह में जो अम्ल बन जाता है ना, उससे अभिक्रिया करके उसको क्या बनाता है? न्यूट्रल बनाता है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू के अंदर, संतरा के अंदर आपका सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल दूध में, एसिटिक अम्ल कहाँ? सिरका में। फॉर्मिक अम्ल बिच्छू के डंक में पाया जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच क्या होता है? ये क्षारीय होता है और 10.5 इसका पीएच होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। जस्ता का अयस्क क्या है? बॉक्साइड नहीं, एल्युमिनियम का है ये। सोडियम क्लोराइड नहीं, ये भी नहीं। सिनेवार नो, ये सिनेवार का फॉर्मूला क्या होता है? HgS। जिंक ब्लेंड का क्या होता है? ZnS, तो आपका आंसर क्या है? ZnS, ठीक है। धातु जो सिर्फ अम्लराज यानी एक्वा रेजियस से अभिक्रिया करता है वो क्या है? सोना और प्लेटिनम। सोना यहाँ पे सही होगा, है ना। चांदी विकास कर लेती है यार, मजा आता। निम्नांकित में कौन आयोनिक यौगिक नहीं है? आयनिक यौगिक का मतलब है जो आयन बनाता है टूटने के बाद। कैल्शियम को तोड़ो मार मार के, तो कैल्शियम प्लस क्लोरीन बनेगा, दोनों आयनिक है, ठीक है। Ca2 प्लस Cl माइनस। CO2 को तोड़ो तो ये आयन नहीं बनाएगा, तो यही आपका सही आंसर है, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड के द्वारा बंधा रहता है, ठीक है। और KCl को तोड़ो तो K प्लस और Cl माइनस देगा, HCN को H प्लस एंड Cn माइनस देगा, तो अपना सही आंसर क्या है? CO2, ठीक है। हीलियम गैस है, हीलियम भाई, ही नी अर कर जेरन, मतलब हीलियम, नियोन, जेनॉन, ये सब क्या है? आपका अक्रिय गैस है, मतलब किसी से अभिक्रिया नहीं करता। बोलता भाई मुझे रहने दो, मुझे दुनिया से पंगा नहीं लेना, मुझे शांत कोने में जाके घुसने दो, है ना। इसका कहने का मतलब होता है। सबसे कठोर पदार्थ क्या है? किसको नहीं पता है वो बताओ तो? हीरे का अपवर्तनांक। बेंजीन का अणुसूत्र क्या है भाई? जो एक साइकिल बनाता है ना, वही है आपका हीरा, सॉरी बेंजीन का अणुसूत्र। हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कौन सा आबंध होता है भाई? एकल आबंध होता है। हाइड्रोजन H, H और H, ऐसा वाला आबंध होता है। यहाँ पे H और आपका यहाँ पे H, ये क्या कैसा आबंध होता है? हमारा आबंध कुछ उल्टा पुल्टा बन गया, ठीक है, समझ लेना, भावनाओं को समझो। चूना जल का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चूना जल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने के अंदर पानी मिलाने से ये बनता है। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है भाई? याद कर लो, C12H22O11। ये किसका है? किसका है बताओ बताओ जल्दी बताओ। ये ग्लूकोज का है। ये क्या है किसका? मीथेनॉल का है। और ये किसका है? सिरका का है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन कार्बनिक यौगिक में अधिक अभिक्रियाशील होता है? तो देखो, सिंगल बॉन्ड वाला कम अभिक्रियाशील होता है, डबल बॉन्ड वाला उससे ज़्यादा होता है, और ट्रिपल बॉन्ड वाला, एक दो, अरे बनना, हाँ, ट्रिपल बॉन्ड वाला ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे देखना, इसमें देखो सिंगल बॉन्ड है, एल्केन ग्रुप का है, ठीक है। CH4 ये भी आपका है उसी अल्केन, एक दूनी दो, हाँ ये भी अल्केन ग्रुप का है। तीन दूनी छः दो, ये भी अल्केन है। C2H4 दो दूनी चार, एल्कीन है, डबल बॉन्ड वाला, तो ये ज़्यादा अभिक्रियाशील होगा, ठीक है। एल्केन, एल्कीन, अल्काइन, एल्काइन ज़्यादा होता है, एल्कीन उसके बाद सबसे कम कौन होता है? एल्केन होता है। मेंडलीव भाई आ गया, बता दो परमाणु द्रव्यमान नहीं पता है क्या?
आपको कमेंट करना है किसका आवर्त सारणी परमाणु संख्या पे आधारित था, जो कि जिसको आधुनिक आवर्त सारणी भी कहते हैं। जो भी कमेंट करेगा उसको एक लॉलीपॉप चॉकलेट मिलेगा, ठीक है। कौन क्षार नहीं है, ठीक है। तो देखो क्षार क्या होता है, ली ना करे रब से फरियाद, लिथियम ये आपका क्षार धातु है। सोडियम भी है, रुबिडियम भी है। तो कौन नहीं है, मैग्नीशियम नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन हेलोजन समूह का सदस्य है, हेलोजन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब आपका क्या हेलोजन है। तो यहाँ आपको ब्रोमीन आपका क्या है, हेलोजन समूह का सदस्य है। जिंक का क्या होता है भाई, 30 होता है ना, किसको नहीं पता है। नहीं पता है तो एक बार आवर्त सारणी जाके देख लो। 27, 28, 29 कमेंट करना क्या है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन विद्युत ऋणात्मक होता है। विद्युत ऋणात्मक कौन होता है, बाईं तरफ आपका धातु, दाईं तरफ अधातु। तो जो अधातु होता है वो ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक होता है, और बीच में क्या होता है, मिश्र धातु होता है। राजस्थान के किस ग्राम में चिपको आंदोलन में महिलाओं ने अपनी जानें दी थी। तो खेजरी गांव में। जब पेड़ काटने आए थे ना तो बोले नहीं यार, पेड़ हमारा जीवन है यार, मत काटो इसको, और अपनी जान दे दी थी पेड़ को बचाने के लिए। आजकल लोग पेड़ को काट रहे हैं ना, पेड़ को जहाँ पे काटते देखो वहाँ पे रोको, तो मत काटो पेड़, मेरी जान ले लो, मेरे पेड़ के जान को बचाओ। निम्नलिखित में किसके कारण पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है, वनारोपण नहीं, बढ़ती मानव जनसंख्या। हाँ, मानव जनसंख्या आज पेलम पेल बढ़ रहा भाई, इसकी वजह से ना आपका पर्यावरण का संतुलन बिगड़ता है। तो इस चीज़ को थोड़ा रोकना है, अपने इमोशन को कंट्रोल करके जीना है, ठीक है। हरे पौधा उगाना अच्छी बात है, जैव विविधता भी अच्छी बात है, ठीक है। पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, वस्तु का पुनर्चालन, मतलब फेंकी हुई वस्तु है उसको निकाल के चलाओ, टूटी हुई स्कूटी को चलाओ, गाड़ी को चलाओ। वस्तु का पुनरुपयोग, मतलब एक वस्तु को एक बार उपयोग कर लिया फिर से करो, सही बात है। वस्तु का उपयोग में कमी, मतलब थोड़ा कम वस्तु को यूज करो। तो ये सभी आपका सही है, और प्रदूषण को कंट्रोल करने में ये सब हेल्प करता है आपका। सौर सेल में भाई एक ही बार में टिक मारना सिलिकॉन के ऊपर, ठीक है। यूरेनियम वगैरह ये सब बड़ी बात होगी, प्लास्टिक थोड़े होता है इसमें। प्लूटोनियम ये भी नहीं होता है। निम्नलिखित में कौन मुख्यतः बायोगैस है, बायोगैस आपका किस में है, टिक यहाँ पे लगना चाहिए, मीथेन के ऊपर, बाकी ये सब तो नहीं है। मनुष्य दांत की सबसे ऊपरी परत क्या होती है, क्या होता है यहाँ पे, इनामेल। हमारा दांत तो वाइट होता है ना, देखना आईने के अंदर खुद का दांत, अगर वाइट नहीं है ना तो इसका मतलब है कि आप शिखर, गुटखा, पराग ये सब खाते हो, ठीक है। तो ये सब नहीं खाना चाहिए, ताकि आपका दांत क्या रहे, इनामेल परत आपका क्षय नहीं हो। जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है भाई कहाँ पे, अमाशय के अंदर, आपके पेट में पाया जाता है, स्टोमक में। निम्नलिखित में कौन वसा के पाचन में सहायक है, तो आपका वो लाइपेज है, ठीक है। पीत रस का रंग क्या होता है भाई, पीत मन पीला, तो पीला रंग का होता है। देखे होंगे खस्सी उसी काटते हुए, तो जो फेंक देते हैं बाद में ना, वो पीले कलर का होता है, वही पीत होता है। पौधों में श्वसन होता है, तना में, सही बात है। पत्ती में तो होता ही है, जड़ में भी होता है, तो इनमें से सभी में, पत्ती इनमें से सभी होगा, ठीक है। हरे पौधे रात्रि में किसका निष्कासन करते हैं, तो O2 का निष्कासन करते हैं हरे पौधे। किण्वन के फलस्वरूप भाई 2 ATP बनता है, ठीक है। यहाँ ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति वाले में 36 ATP बनता है, 36। समान डायस्टोलिक रक्तदाब कितना होता है ब्रो, 80 mmHg। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस अंग में होता है, तना में होता है, हाँ। पत्ती में होता है, हाँ। फूल में होता है, हाँ। इनमें से सभी में होता है, बिल्कुल हाँ। अस्थि क्या है भाई, अस्थि आपका एक उत्तक है, ठीक है, बहुत सारी कोशिकाओं से बना होता है। पादप में अपशिष्ट संचित होते हैं कहाँ पे, छाल में, पत्तियों में, कोशिकीय रिक्तिकाओं में, इनमें से सभी में। वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं नेफ्रॉन। इसका फोटो याद है ना, स्टार वाला, ये मान लो स्टार है, उसके नीचे डंडा लगा दो, ऐसा वाला ऐसा वाला, तो आपका वो क्या होता है, नेफ्रॉन होता है। पौधों के उत्सर्जी पदार्थ हैं टैनिन, रेजिन, गोंद, कौन सा है भाई, इनमें से सभी पौधों के उत्सर्जी। जैसे खजूर का पेड़ में देखना, कभी थोड़ा काट के ना कल जाके देखना, उसमें कुछ निकल जाता है, वही पौधों का उत्सर्जी है। या फिर बरगद के पेड़ में जब काटोगे दूध निकलेगा, वो भी उसका क्या है, उत्सर्जी है। स्मरण शक्ति का मुख्य केंद्र क्या है, ये आपको कमेंट करके बताना, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जड़ के अधोगामी वृद्धि कहलाता है गुरुत्वानुवर्तन, मतलब जड़ नीचे की ओर क्यों जाता है, ऊपर क्यों नहीं जाता है, गुरुत्वानुवर्तन के कारण नीचे जाता है। एस्ट्रोजन स्रावित होता है कहाँ पे, बताओ भाई, अंडाशय में, ठीक है। स्वपरागन निम्न में किसमें होता है, मतलब खुद से खुद को संतुष्ट कौन कर लेता है भाई, वो है उभयलिंगी, ठीक है, मतलब बाइसेक्सुअल, राइट।
यूनिसेक्सुअल में भाई एक ही अंग होता है तो कैसे खुद को सेटिस्फाई कर लेगा। गर्भाशय के किस भाग में भ्रूण विकसित होता है? गर्भाशय के किस भाग में भ्रूण विकसित होता है? एंडोमेट्रियम में होता है। निम्नलिखित में कौन सा भाग पुरुष जननांग में पाया जाता है? तो ये शुक्रवाहिका आपके पुरुष जननांग में पाया जाता है। आनुवांशिकता के पिता किसको कहते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल को। मेंडल किस देश में ईसाइयों के मठ के पादरी थे? याद है ना आपको? इनमें कौन वर्गीकरण के सबसे ऊपरी पायदान में अवस्थित है? वर्गीकरण के सबसे ऊपर कौन सा है? सबसे ऊपर किसको बोलेंगे? जगत को बोलेंगे ना। ये दुनिया, उसके बाद ही हमारे वंश वर्ग ये सब आते हैं, ठीक है, किंगडम। और सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण कौन सा है? मतलब छोटा सा खाने वाला भाई, जीवाणु है, कवक है, शैवाल है, ठीक है। तो क्या होगा इसमें? ए और बी दोनों होगा। मांसाहारी जीवों को कहा जाता है, क्या बोलोगे मांसाहारी को? ठीक है, उसको क्या तृतीयक उपभोक्ता कहोगे। वो घास भी खाएगा और द्वितीयक उपभोक्ता को भी खाएगा, ठीक है। खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक कोशिकीय स्तर में कितनी ऊर्जा का नष्ट होता है? कितनी ऊर्जा स्थानांतरित होती है? तो वो 10% है। नष्ट कितना होता है? 90%, ठीक है। अब बात करेंगे अपन खंड बी का, ठीक है। इसके लिए अपन चलेंगे दूसरे, मैंने आपको बहुत आपके लिए प्यारा सा स्लाइड बना के रखा है, हाथ से लिख के, ताकि आपके दिमाग में सीधा सू करके घुसे, ठीक है। और फिजिक्स का आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है ये, ठीक है। और पहला क्वेश्चन है जो कहता है कि जो रेलवे का सिग्नल है वो लाल क्यों होता है, ठीक है। तो देखो, रेलवे के सिग्नल लाल इसलिए होता है क्योंकि लाल रंग की जो वस्तु होती है, लाल रंग का प्रकाश होता है ना, उसकी जो तरंग दैर्ध्य होता है वो बहुत ज्यादा होता है। आप दूर से ही देख लोगे, ओ हो माय गॉड, वहां पे रेलवे का स्टेशन है, ट्रेन आने जाने का काम वहां पे होता है, तो आप सतर्क हो जाओगे, कहीं ट्रेन आपको चढ़ा के नहीं चला जाए। दूसरा क्वेश्चन देखना, फ्यूज तार की 3 मुख्य विशेषताएं लिखें। फ्यूज तार की 3 मुख्य विशेषताएं आपको लिखनी होगी यहाँ पे। देखो, इसका गलनांक कम होता है, प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है, ये सर्किट में अत्यधिक करंट से बचाता है। मतलब क्या? बहुत आसानी से मेल्ट कर जाएगा, उसका प्रतिरोध ज्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद बहुत ज्यादा करंट को फ्लो करने से बचाता है। बहुत करंट फ्लो होगा तो क्या होगा? आपका सर्किट जल सकता है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखना, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से संबंधित दाहिने हाथ का अंगूठा नियम लिखें। देखो, दाहिने हाथ का अंगूठा नियम हमने यहाँ पे लिख दिया है, लेकिन बता देता हूँ। मान लो आप पे ये तार है, इससे करंट जा रही है, तार को ऐसे लपेट लो, तो आपका अंगूठा किधर है? ऊपर है ना। ऊपर की तरफ क्या करंट जाएगी, और आपने जैसे इसको मोड़ा ना, ये आपका क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई? बोलो जल्दी। चुंबकीय क्षेत्र। तो ये वाला आपका चुंबकीय क्षेत्र, वो गोल गोल घूमता है, लेकिन करंट आपका सीधा जाता है, ठीक है। आगे चलना, पशु मल और जैविक कचरे से बायोगैस प्राप्त करने से क्या लाभ होता है, वो बताना है। देखो, यहाँ पे उत्तर लिखा हुआ है, आप लिख लेना अपने कॉपी के अंदर। यह पर्यावरण अनुकूलन का ऊर्जा स्रोत है, पर्यावरण के अनुकूलित ऊर्जा स्रोत है। जैविक कचरे का प्रबंध हो जाता है, मतलब जो कचरा हम फेंक देते हैं उसका यूज हो जाता है। खाद के रूप में उपयोगी होता है, जो कि आपकी मिट्टी को उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है, ठीक है। 5वां क्वेश्चन, घरेलू परिपथ में संयोजन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता? संयोजन करने से क्या होगा भाई? मतलब हर जगह पे समान मात्रा में करंट नहीं फ्लो कर पाएगा, ठीक है। एक उपकरण खराब होने पर पूरा परिपथ बंद हो जाएगा, सभी उपकरणों पर वोल्टेज एक समान वितरित नहीं होता है। उसके बाद बात करेंगे पवन ऊर्जा के क्या लाभ हैं। यह नवीकरणीय और स्वच्छ ऊर्जा। नवीकरणीय माने क्या? इसको बार बार यूज कर सकते हैं। स्वच्छ है भाई, इससे पर्यावरण पे कुछ भी प्रदूषण नहीं करता है। दूसरा वो पॉइंट वही है। संचालन में कम खर्च होता है, आसानी से हम विद्युत को प्राप्त कर पाते हैं, ठीक है। 7वें क्वेश्चन, ज्वारीय ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है? तो ज्वारीय ऊर्जा समुद्र में ज्वार भाटा के उतार और चढ़ाव से उत्पन्न होता है, जिसे टरबाइन के माध्यम से विद्युत ऊर्जा में बदल दिया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ देखना भाई, ये हमने प्यारा फोटो को हाथ से बनाया है ताकि आपके दिमाग में ये साई साई करके घुसे, ठीक है। इसलिए हाँ, लाइक सब्सक्राइब वगैरह ठोक दो, है ना। ये हमारा दूसरा ही वीडियो है हमारे चैनल पे। आपका प्यार बनना चाहिए ब्रो, तब मजा आएगा, ऐसे मजा थोड़े आएगा। उत्तल और मैं क्या बोल रहा हूँ यार, अच्छे से बोल रहा, रुको। उत्तल और अवतल लेंस के पहले और दूसरे मुख्य फोकस को किरण आरेख की सहायता से समझाएं। ठीक है, समझा रहा हूं, रुको। ये आपका क्या है भाई? ये आपका उत्तल लेंस है। ये आपका क्या है? प्रधान अक्ष है।
और यहाँ पे ये और ये चार समांतर रेखा आ रही है प्रकाश की, जो कि उत्तल लेंस के में प्रवेश करने के बाद अनंत से आ रही है, तो एक जगह पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मुख्य फोकस, जहाँ पे एक बिंदु पर सब मिलता है F1, और उसके ये पोल से, ध्रुव से जितनी दूरी पे ये है उतनी ही दूरी पे एक बिंदु होती है जिसको बोलते हैं C1। क्या बोलते हैं C1 का मतलब? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको एक बार मुझे कमेंट करके बताना। उसी प्रकार से इसके पीछे उतनी ही दूरी पे F2 होती है, उतनी ही दूरी पे C2 होती है उत्तल लेंस में। ठीक है, अब देखना अवतल लेंस में। ठीक है, ये आपका अवतल लेंस है, ये वाला हमने बना रखा है। और अवतल लेंस में जो अनंत से आ रही समांतर प्रकाश की किरणें लेंस से अपसरित होने के बाद जहां पे मिलती हुई प्रतीत होती है, मतलब एक्चुअल में हमको लगता नहीं है कि मिलेगा, लेकिन हमको फील होता है हाँ वह मिल सकता है, इमेजिन करते हैं, उसको F1 बोलते हैं। उसके अपोजिट F2, उसके इधर C1 C2। समझ में आ गया ना? इस दोनों फोटो को एक बार बना लो यार, बहुत काम में आएगा। ठीक है, डायनमो की बात करते हैं अब। डायनमो क्या है? इसके सिद्धांत और कार्य को साफ सुथरे आरेख की सहायता से वर्णन करे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे फोटो लगा दिया है साफ सुथरा, आप भी लगा देना साफ सुथरा, है ना, गंदगी नहीं रहना चाहिए, ऐसा इस क्वेश्चन में बोला है। तो देखो हम आपको अच्छे से समझा रहे हैं। डायनमो क्या होता है? डायनमो एक यांत्रिक उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा हमने समझ रहे हो ना, ऐसे ऐसे घुमाते हैं, जिसको हाथ से जिसको हम घुमाते हैं उसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यह मुख्यतः विद्युत उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है, इसे विद्युत जनरेटर भी कहते हैं। सिद्धांत इसका क्या होता है वो देखना। डायनमो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है। जब एक चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूमता है, मतलब दो चुंबक लगा दो, नीचे देखना, ये देखो दो चुंबक लगाया है और ये चालक है। जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में ये घूमता है ना, तो उसके घूमने से विद्युत धारा उत्पन्न होती है। यह प्रक्रिया माइकल फेराडे ने चुंबकीय प्रेरण नियम में दिया था। अब देखो फेराडे का नियम क्या होता है? फेराडे चालक में विद्युत धारा का प्रेरण बल तब होता है जब चालक चुंबकीय क्षेत्र को काटता है। इसका कार्य देखना। ठीक है, कार्य देखना इसका। डायनमो में एक घूर्णनशील कॉइल आर्मेचर होती है जो चुंबकीय क्षेत्र में रखी जाती है। दो चुंबक के बीच एक आर्मेचर रखी होती है ना। जब कॉइल में किसी बाहरी स्रोत से घुमाया जाता है, हाथ से जब उसको घुमाते हैं जनरेटर को ना, तो चुंबकीय क्षेत्र को काटती है वो। ठीक है, कॉइल में चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के कारण विद्युत धारा उत्पन्न होती है। उत्पन्न धारा को ब्रश और कंप्यूटर की सहायता से सर्किट में लाया जाता है। डायनमो मुख्यतः AC या DC धारा उत्पन्न करती है। अब देखो बात करते हैं डायनमो के मुख्य भाग का, ध्यान देना थोड़ा सा। इसमें आर्मेचर होता है जो दोनों चुंबक के बीच में होता है एक स्क्वायर शेप में। ठीक है, विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए कॉइल होता है। ये चुंबक होता है, स्थिर या घूर्णनशील चुंबकीय क्षेत्र प्रदान करता है। कम्यूटेटर होता है, धारा की दिशा को नियंत्रित करता है। ब्रश होता है, विद्युत धारा के सर्किट में प्रवाहित करने के लिए संपर्क बनाए रखता है। आरेख देखना, अब इसको आरेख कैसे बनाएंगे। डायनमो का आरेख आर्मेचर, कॉइल, चुंबक, ब्रश, कम्यूटेटर को दर्शाया गया है। आरेख में घूर्णन दिशा, उत्पन्न धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को स्पष्ट होनी चाहिए। निष्कर्ष हम क्या निकालते हैं यहाँ पे? डायनमो विद्युत उत्पादन का एक महत्वपूर्ण उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। इसका उपयोग विभिन्न विद्युत उपकरणों जैसे बिजली के उत्पादन में किया जाता है। आप एक बार इसको लिख लेना अपने हाथ से। ठीक है, और इस फोटो को बना लेना। दो चुंबक है, आर्मेचर बीच में है और ये घूर्णन कॉइल है और यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगाया गया है। इस प्रकार से बना देना और यही चीज लिख देना, आपको पूरा नंबर मिलेगा। केमिस्ट्री शॉर्ट आंसर 4 × 2 8। टोटल यहाँ पे 8 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन को आंसर करना है, 8 नंबर का है। ठीक है, अब क्षेपण अभिक्रिया का एक उदाहरण सहित दीजिए। जब दो विलयन आपस में मिलाए जाते हैं और एक अघुलनशील ठोस अवक्षेप बनता है तो वह अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाता है। जैसे BaCl2 और Na2SO4 को हमने मिलाया, BaSO4 + NaCl बना, तो BaSO4 एक सॉलिड होता है और ये सॉल्यूशन में घुलता नहीं है, घोल के अंदर घुलता नहीं है। ठीक है, आयोडीन युक्त नमक का उपयोग क्यों अनुशंसित किया जाता है? आपका एक रोग होता है घेंघा, अगर नमक कम खाओगे ना तो ये यहाँ पे निकल जाएगा, ऐसे ये अंदर रहे, ये सही प्रकार से रहे गला आपका, इसलिए आयोडीन खाने की सलाह दी जाती है। अब देखो HCl का श्राप जो हमारे पेट में होता है उसका क्या उपयोग है? तो ये भोजन को पचाने में आपका हेल्प करता है और ये अम्लीय वातावरण क्रिएट करता है। पेप्सिन एंजाइम को सक्रिय करता है, बैक्टीरिया को नष्ट करता है। ठीक है, ये पॉइंट लिख देना एग्जाम में अगर आएगा तो। संतृप्त और असंतृप्त क्या होता है? देखो संतृप्त का मतलब क्या है? केवल एकल बंध होते हैं। संतृप्त हो गया जैसे कि एल्केन में CH4, C2H6, C3H8, ये सब आपका क्या हुआ? संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो गया, यानी हाइड्रोजन और कार्बन के मेल से बनना चाहिए। और संतृप्त मतलब क्या?
दो गुने या तिगुने बंध, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, एल्कीन और एल्काइन, ठीक है। आपका ये असंतृप्त होता है, जैसे एथीन, है ना, एथीन के बाद प्रोपीन, प्रोपीन के बाद क्या, 4 वाला, 5 वाला, ऐसे लिख सकते हो आप। संयोजन अभिक्रिया को परिभाषित करें, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया मतलब क्या हुआ कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बनाए, एक पदार्थ नहीं, तत्व या यौगिक बनाए, उसको बोलते हैं क्या, संयोजन अभिक्रिया। और ऊष्माक्षेपी वो होता है जिसमें ऊष्मा का रिलीज होता है। कार्बन प्लस ऑटो से क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना, क्या हुआ, ऊष्मा तो उड़ जाएगा ना, ऊष्मा कुछ नहीं, वो छूने से बना, वो कोई पदार्थ नहीं है, यौगिक नहीं है। सिरका क्या है, उसका उपयोग बताएं। देखो, जो आपका एसिटिक एसिड है ना, उसका 4 से 6% जो है उसका जलीय घोल है, वो सिरका होता है। इसका उपयोग करते हैं भोजन को संरक्षित करने में। अगर सिरका डाल दोगे ना अचार वगैरह में तो जल्दी खराब नहीं होता है। सलाद का स्वाद बढ़ाने में भी भोज वगैरह में इसका यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखना, एस्टरीकरण क्या है, जिसमें एस्टर बनता है। एस्टर तब बनता है जब कार्बोक्सिलिक अम्ल और अल्कोहल को आपस में प्रतिक्रिया कराया जाता है, ठीक है। ये क्या है, मिथेनोइक एसिड, और ये क्या, अल्कोहल है, यानी कि इथेनॉल है। दारू में यही होता है ये वाला, ठीक है। इससे क्या बना, CH3COO C2H5 प्लस H2O। ये छोड़, तो ये बड़ा है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ड्रिप सिंचाई की बात करते हैं 8वां क्वेश्चन में। यह सिंचाई का एक तरीका है जिसमें पौधों की जड़ों में सीधा पानी पहुंचाया जाता है। इसमें पानी का खपत बहुत कम होता है, ठीक, कम पानी में आसानी से इसको कर सकते हैं। दूसरा लॉन्ग आंसर, ये 5 नंबर का है मेरे भाई। रासायनिक बंध क्या होता है, ठीक है। प्रश्न 1 ध्यान देना, रासायनिक बंध क्या होता है, उदाहरण के माध्यम से समझाएं। देखो, रासायनिक बंध, जब दो या दो से अधिक परमाणु स्थिरता को प्राप्त करने के लिए आपस में जुड़ते हैं तो उनके बीच बनने वाला रासायनिक बंध कहते हैं उसे। यह बंध परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से या साझा करने से बनता है। रासायनिक बंध का मुख्य उद्देश्य अष्टक नियम का पालन करना। भाई, अगर कोई तत्व है उसके चारों ओर 8 इलेक्ट्रॉन है ना, वो भाई कहेगा हमको कोने में जाने दो, मेरा काम हो गया, मुझे किसी से लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। रासायनिक बंध के प्रकार कितने होते हैं वो देखना। एक होता है आपका आयनिक बंध, जो आयन बनाता है ना, जैसे NaCl हो गया, Na+ और Cl-, ठीक है। उसके बाद होता है सहसंयोजक बंध। यह बंध तब बनता है जब दो परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन को आपस में साझा करते हैं, कि यार मतलब एक पति है एक पत्नी है, उसके जो बच्चे होते हैं वो दोनों के होते हैं ना, तो वही ये सहसंयोजक बंध है, ठीक है। वो आपस में साझा करते हैं बच्चे को, ठीक है। धात्विक बंध क्या होता है, मेटेलिक बॉन्ड, जब दो धातु के बीच ये बनता है ना, ये मतलब इलेक्ट्रॉन C, उसको बोलते हैं क्या, धात्विक बंध, जैसे कॉपर और सोना, है ना। आयनिक बंध में उच्च गलनांक होता है और क्वथनांक होता है। सहसंयोजक बॉन्ड सामान्यतः कम गलनांक और कम क्वथनांक होता है। धात्विक बंध तत्व उष्मा और विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। निष्कर्ष हमने क्या निकाला, रासायनिक बंध परमाणुओं को स्थिरता प्रदान करता है या यौगिकों का निर्माण करते हैं। ये विभिन्न प्रकार के होते हैं जो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों का व्यवहार पर निर्भर करता है, ठीक है। उसके बाद देखना, कार्बन की बात कर लेते हैं। कार्बन के कुछ विशिष्ट गुणों को लिखिए। भाई, कार्बन बहुत कुछ है, दुनिया में जो भी चीज देखते हो उसमें कार्बन जरूर होता है, ठीक है। तो कार्बन के विशिष्ट गुण की बात करते हैं यहाँ पे, यूनिक प्रॉपर्टी का। तो वो सबसे पहले होता है सहसंयोजन, कैटिनेशन। मतलब क्या, ये सीधे लंबी श्रृंखला बनाते हैं या छल्लेदार संरचनाएं बनाती है, ठीक है। और किसी भी से जुड़ सकता है, ये बहुत फ्रेंडली होता है, जो है हाँ हाँ आप मेरे दोस्त हैं, आप मेरे रिलेटिव हैं, आप मेरे ये हैं, आप मेरे वो हैं, मतलब किसी के साथ ये जुगाड़ लगा लेता है। दूसरा सहसंयोजकता, इसके 4 वैलेंसी होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और 4 प्रकार के बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए ये अच्छे सहसंयोजक बंध कहते हैं इसको, है ना। उसके बाद बहुरूपता, मतलब इसके अनेक रूप है यार, ठीक है। ये डायमंड के रूप में भी पाया जाता है, ग्रेफाइट के रूप में पाया जाता है, ये फ्लोरीन में भी पाया जाता है। मतलब कार्बन ही कार्बन, दुनिया इज ऑल अबाउट कार्बन एंड कार्बन। कार्यात्मक समूह के साथ जुड़ाव, ठीक है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर के साथ बड़े आसानी से जुड़ के उसको मतलब एक नए आबंध बना लेते हैं, नए रिश्ते बना लेते हैं। आइसोमेरिज्म मतलब विभिन्न प्रकार की ज्यामितीय संरचनाएं ये बनाते हैं, ये आपके सिलेबस में नहीं है। कार्बन यौगिकों की अनगिनत क्यों है, संख्या अनगिनत क्यों है। संयोजन और विविधता, कार्बन एकल, दोगुने, तिगुने बॉन्ड बनाते हैं, जैसे देखो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। असंख्य कार्यात्मक समूह OH, COH, इन सब के साथ वो आसानी से जुड़ सकता है। लचीली संरचना होती है, ब्रांच चेन होता है, ठीक है। इस कारण से कार्बन क्या होता है, सहसंयोजक होता है। विविधता भी पाई जाती है इसके अंदर, है ना, और जीवन का आधार होता है।
तो ये हो गया। अब अपन बायोलॉजी की तरफ बढ़ते हैं। बायोलॉजी की अति लघु उत्तरीय 2 नंबर का है, ठीक है, उसमें जाएंगे। देखो बायोलॉजी में क्या है ना, 8 क्वेश्चन पूछेंगे, 4 क्वेश्चन जवाब देना है 8 नंबर का, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है पेट में पाचक रस का क्या कार्य है, HCl का। तो पेट में पाचक रस जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिन एंजाइम भोजन को पचाने में मदद करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में अम्लीय वातावरण प्रदान करता है और पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। यह रस बैक्टीरिया को भी नष्ट कर देता है, ठीक है। दूसरा देखो, मछली पृथ्वी पर कीड़े, मच्छर और मानव के मुख्य श्वसन अंगों के नाम लिखिए। भाई मछली का क्या होता है, गिल्स होता है। कीड़े का क्या होता है, त्वचा होता है, जैसे चाली देखा है ना, वो त्वचा से ही सांस ले लेती है। मच्छर ट्रेकेल ट्यूब होता है इसको सांस लेने के लिए, इसके पिछवाड़ा में, पीछे वाले भाग में। मानव में क्या होता है, फेफड़ा से सांस लेते हैं हम लोग। मानव में रक्त का द्विगुणित संरचना क्यों होती है, देखो इसलिए होती है, यहाँ आपका आंसर लिखा, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ। देखो द्विगुणित क्यों होती है, क्योंकि ये फेफड़े से ऑक्सीजन को लेके ना शरीर के हर एक भाग में खून के माध्यम से पहुंचाती है, और खून के माध्यम से ही शरीर के हर एक भाग से कार्बन डाइऑक्साइड को लेके फेफड़े में लाती है। इसलिए ये द्विगुणन है, मतलब एक जाओ एक आओ, एक जाओ एक आओ, इसलिए उसको द्विगुण बोलते हैं। डायलिसिस का सिद्धांत क्या है भाई, जब किसी का किडनी खराब हो जाता है तो उस टाइम पे ना, मतलब बाहर से कुछ यंत्र लगा के उसके जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको साफ किया जाता है, वो डायलिसिस विधि से होता है। ये बहुत कॉस्टली होता है। तंत्रिका तंत्र के क्या कार्य हैं, तंत्रिका तंत्र शरीर के विभिन्न भागों में संदेशों का आदान प्रदान करता है, या शरीर की क्रियाओं का नियंत्रण समन्वित करता है और चलाता है। ये मान लो कि आपके गार्जियन की तरह है, ठीक है, जो कि मैसेज को सबको पहुंचाता है, सबको कंट्रोल करता है, ठीक है। मानव में सामान्य यौन संचारित रोगों के नाम लिखिए। जैसे आपका HIV एड्स हो गया पहला, सिफिलिस दूसरा, गोनोरिया तीसरा, हर्पीज चौथा। ये 4 हैं जो कि यौन के दौरान होता है, इसलिए हर किसी को ध्यान देना चाहिए यौन के दौरान, है ना। और ये इसमें एड्स वगैरह है ना, कभी ये इसका कोई इलाज नहीं है। समजात अंग और अनुरूप अंग क्या होता है, ठीक है। देखो समान अंग किसको बोलते हैं, समान अंग वे अंग होते हैं जिनकी संरचना समान होती है लेकिन कार्य अलग होती है। जैसे मानव का हाथ, हाथ से हम खाते पीते हैं ना, उसी तरह से बैट का पंख, चमगादड़ का पंख उससे उड़ता है, ठीक है। अनुरूप अंग किसको बोलते हैं, वे अंग जिनका कार्य समान होता है लेकिन संरचना अलग होती है, जैसे मच्छर के पंख और पक्षी के पंख, ठीक है। 8वां लास्ट क्वेश्चन, यदि हम किसी खास श्रृंखला के किसी भी ट्रॉफिक स्तर को के सभी जीवों को नष्ट कर दे तो क्या होगा भाई, मतलब मान लो घास खत्म कर देंगे तो क्या होगा, जो घास खाने वाले जीव जंतु वो मर जाएगा। जब घास खाने वाला जंतु मर जाएगा तो उस जंतु को खाने वाला वो मर जाएगा। जब उस जंतु को खाने वाला मर जाएगा तो जो हमारे जैव विविधता है वो सब मर जाएगा, तो हमारा पूरा दुनिया ही खत्म हो जाएगी। इसलिए जरूरी है कि हम इस ट्रॉफिक स्तर को बनाए रखें। अब चलते हैं 5 नंबर वाले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें पहला क्वेश्चन आपका है, गिल्स के माध्यम से श्वसन कैसे होती है। जो मछली होती है ना, उसका गिल्स ये है, ये गिल्स है, इसके माध्यम से श्वसन कैसे होती है वो चीज़ आप यहाँ पे जान पाओगे, है ना। एक बार मैं आपको पढ़ के समझा देता हूँ कि कैसे होता है। देखो गिल्स के माध्यम से श्वसन प्रक्रिया जिसके द्वारा मछलियाँ और जलीय जीव ऑक्सीजन को पानी से प्राप्त करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, ठीक है। मतलब गिल्स बहुत बड़ा फिल्टर होता है, छन्ना होता है, मतलब सोचो पानी से ऑक्सीजन लेके पानी को फेंक देता है भाई, ठीक है, इतना तगड़ा होता है इसका। पानी का प्रवेश, इनफ्लो ऑफ वाटर, मछली अपने मुंह में पानी अंदर खींचती है, यह पानी मछली के गिल्स के पास पहुंच जाता है जहां श्वसन प्रक्रिया होती है। ऑक्सीजन का अवशोषण, पानी में घुली ऑक्सीजन गिल्स की पतली झिल्लियों के माध्यम से ना मछली के रक्त में प्रवेश करती है। गिल्स पर मौजूद रक्त वाहिकाएं ऑक्सीजन को अवशोषित करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को निष्कासित करती है, ठीक है। पानी का उत्सर्जन, भाई श्वसन प्रक्रिया के बाद पानी को अब कार्बन डाइऑक्साइड से भरा होता है जो मछली के गिल्स से बाहर निकलता है। निष्कर्ष, गिल्स श्वसन के अंग होते हैं जो कि ऑक्सीजन को अवशोषित करके कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकते हैं। भाई बहुत तगड़ा फिल्टर होता है यही वाला, एकदम खतरनाक लेवल का। आपने देखा होगा जब आप मछली खाए होंगे, ठीक है, जो भी लोग नॉनवेज हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है। पारिस्थितिक तंत्र मतलब कि हमारा एनवायरनमेंट, ठीक है, इसमें ऊर्जा कैसे इधर से उधर जाता है, कैसे हम लोग खा पाते हैं, हर कोई लोग खा पाते हैं। उत्तर देखना, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह सूर्य से प्रारंभ होता है, ठीक है, और सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का अधिकांश मात्रा केवल प्रकाश के रूप में होती है जो पौधे एवं अन्य प्रकाश संश्लेषण करने वाले जीवों द्वारा अवशोषित होती है, ठीक है। उसके बाद उत्पादक की बात करते हैं। उत्पादक वे जीव हैं जो सूर्य के प्रकाश को स्वयं में संचित करते हैं। ये मुख्य रूप से पौधे और शैवाल हैं जो
प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से सूरज की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। इस ऊर्जा को वे कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचित करती है, जो हम खाते हैं, सेब संतरा ना, और क्या रोटी खाते हैं, ये सब चीज। ठीक है। उपभोक्ता वे जीव हैं जो उत्पादकों अन्य उपभोक्ताओं को खाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता मतलब क्या, ये क्या, साग सब्जी खाता है, ये मांस खाता है, ये सब खाता है। ठीक है। अपघटक क्या होता है, डिकम्पोजर। अपघटक वे जीव हैं जो बैक्टीरिया और कवक जो मृत और अपशिष्ट को तोड़कर उन्हें पोषक तत्वों में परिवर्तित करते हैं, जो फिर से उत्पादकों के द्वारा उपयोग किए जाते हैं। फिर ऊर्जा का ह्रास। ऊर्जा हर स्तर पर जो खाती है, आमतौर पर गर्मी के रूप में, प्रत्येक उपभोक्ता और उत्पादक में केवल 10% ही अगले स्तर तक पहुंचता है। इसका मतलब है कि ऊर्जा बहुत सारा वेस्ट हो जाता है। ठीक है। हमने क्या निष्कर्ष निकाला, ऊर्जा पारिस्थितिक तंत्र में सूरज के से उत्पादकों, उपभोक्ता, अपघटकों के माध्यम से प्रवाहित होती है। प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा का ह्रास होता है, लेकिन यह चक्र लगातार चलता रहता है, जिससे पारिस्थितिक तंत्र स्थिर, कंट्रोल्ड रहती है। तो दोस्तों, आपका यही था, है ना, जो भी था हमने आपको डिटेल में समझाने का प्रयास किया। मुझे आशा ही नहीं बल्कि विश्वास भी है कि आपको यहाँ से कुछ बेनिफिट मिला होगा। आपने अगर इस चीज़ को बहुत अच्छे से करे होंगे, लिखे होंगे, और मैं नोट्स को टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, उसको आप ज्वाइन करके, ठीक है, आप नोट्स को बार बार पढ़ना। बोर्ड एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। आपको यहाँ पे 80 नंबर का आएगा, 20 नंबर प्रैक्टिकल का होता है, 80 में 80 स्कोर करना है। यहाँ पे कमेंट करके बताइए यस भैया हम करेंगे, और डेफिनेटली आने वाले वीडियोज में हम आपको बहुत अच्छे से सब कुछ बताएंगे, है ना। उसके लिए आप बेल आइकन वगैरह दबा लो, जब भी हम आपको वीडियो अपलोड करें ना, तो आपके पास पहुंच जाए।